लास्ट टाइम MCQs तक कर लिया था चैप्टर 1 का। ये केमिस्ट्री न्यू सिलेबस क्लास 9th। और MCQ के बाद आप देखेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये भी 8 हैं। तो इनके जवाबात मैंने अलहदा बनाए हैं नोट्स की शक्ल में। और कुछ ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि चैप्टर में नहीं थे, तो ये भी। और क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैंने तलाश करके उनके आंसर्स जो हैं वो इसीलिए काफ़ी दिन भी लगे बनाने में। तो पहले हम देख लेते हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ चैप्टर के अंदर से ही हो सकते हैं वो क्या है, उनको देख लेते हैं। बाकी फिर मैं आपको नोट्स जो मैंने बनाए हैं उसमें से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 में आप देखिए कि आपने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बताना है कि कौन सी केमिस्ट्री यहाँ पे अप्लाई होगी, यानी ये किस केमिस्ट्री की ब्रांच में ये चीज़ें स्टडी की जाती हैं। तो नंबर 1A पार्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये पहले भी इस किस्म का क्वेश्चन आया था, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में याद रखिए होता है ऐसे, फिज़िकल केमिस्ट्री। B पार्ट में है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। C पार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है, क्योंकि वो स्टेट्स, फ़िज़िकल स्टेट्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ इसका ताल्लुक़ है। और प्लाज्मा जो है वो वैसे तो केमिकल रिएक्शन में भी इस्तेमाल होता है, तो इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर, दोनों के अंदर इसको पढ़ा जाएगा। तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, और इनऑर्गेनिक भी लिख सकते हैं, ये फिज़िकल भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। इकोसिस्टम, इको का मतलब एनवायरनमेंट है, तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स, तो ये फायरवर्क्स जो हैं वो तकरीबन तमाम ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेव लेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और जदीद तरीन शाख है केमिस्ट्री में भी। इससे इसको स्टडी करते हैं, फ़िज़िक्स में भी करते हैं, और इसी तरह और भी बहुत से सब्जेक्ट्स के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो ये बहरहाल फ़िज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। और वैसे अगर इसका आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ये एक अलग से शाख बन चुकी है, जिसके अंदर वेवलेंथ और उसकी एब्जॉर्प्शन, जो लाइट की कोई भी रेडिएशन की को एब्ज़ॉर्ब करते हैं कुछ कंपाउंड्स या एमिट करते हैं, ख़ारिज करते हैं, तो उसको स्टडी किया जाता है। और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, हर फील्ड में इसकी एप्लीकेशंस हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे आलात हैं। इसी तरह से स्पेस के अंदर भी जो स्टडी है पूरी कायनात की, कॉस्मोस की, यूनिवर्स की, तो इसमें ये जो है फील्ड, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम होता है। और इस फील्ड को अलग से स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम भी दिया जाता है। और वैसे ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री की एक शाख ब्रांच है, और फ़िज़िक्स के अंदर भी इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, तो यहाँ पे दी हुई है टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर इसका पूरा टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। जो इसका दूसरा पार्ट है कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को, और कार्बन और सल्फ़र की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी सच आपके चैप्टर के अंदर मौजूद है। जो इससे नेक्स्ट है हाउ डज़ कोल डिफ़र फ्रॉम डायमंड। तो ये इस किस्म के क्वेश्चन जो चैप्टर में नहीं हैं, उनको मैंने अलग से नोट्स में डिस्कस किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चूँकि आपके चैप्टर में मौजूद हैं और बाकायदा सामने वाज़े मौजूद हैं, कोई आपको इतना मुश्किल नहीं होगी ढूंढने में, तो आप ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, वो डेफिनेशन भी दी हुई है और वो सारा उसकी तफसील भी है। आगे है
वाई आर दे डिफरेंट फ्राम ऑर्डिनरी लिक्विड, तो इसको अलहदा से डिस्कस किया है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट को भी चैप्टर में मौजूद है, और इंक्रीज़ के साथ जो इंक्रीज सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ के साथ जो बढ़ती है या चेंज होती है उसको मैंने अलग से डिस्कस किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन हैं इसको मैंने इनको भी अलग से डिस्कस किया। अब आते हैं, आ जाएं आप, चलते हैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको देखते हैं कि उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है। मैंने कोशिश की है कि मैंने उसको आसान से आसान बनाने की, लेकिन फिर भी कोई चीज़ें ऐसी, चूँकि मुख्तलिफ़ जगहों से मटेरियल लिया है तो कोई ऐसी चीज़ें हो सकता है कि जो आपके लेवल से ज़्यादा भी उसके अंदर हों, तो आप उनको छोड़ दें जो आपको मुश्किल लगती है। तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल भी लगे, तो आप अपनी जो है इन दिलचस्पी के मुताबिक, अपनी गुंजाइश के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से ले लें। मैंने बहरहाल जो है वो बना के आपके लिए तैयार कर दिए हैं नोट्स, तो ये मैं आपको दिखाने लगा। जी, ये चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है केमिस्ट्री की। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, वाई इज़ देयर नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीज़न्स। तो इसके अंदर 3 रीज़न्स भी दी हुई हैं और वाई का आंसर भी दिया हुआ है। केमिस्ट्री इज़ ए वेरी ब्रॉड फील्ड, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी फील्ड्स ड्यू टू दीज रीज़न्स। ठीक है, डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस भी कह सकते हैं। नंबर 1, different groups of people can specialize in different fields for further research। चूँकि ये बहुत बड़ा फील्ड है तो एक इंसान के लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो उसको सारे का सारा पढ़ सके, तो इसलिए, और फिर ये है कि ये मुख्तलिफ़ लोगों की अपनी इस्तेमालात हैं, इसके मुख्तलिफ़ शोबा जात हैं, तो हर शोबे के लिए लोग जो हैं वो इसके अंदर स्पेशलाइज़ करते हैं, यानी उसका गहरा इल्म हासिल करते हैं। स्टडी ऑफ ईच ब्रांच इज़ ईज़ियर, जब आप उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया आपने सब्जेक्ट को, तो उसको पढ़ना अब आसान हो गया। नंबर 3, एवरी ब्रांच हैज़ एप्लीकेशन इन ए सेपरेट फील्ड। ये बात मैंने पहले ही कर दी आपको कि इसका चूँकि हर शोबे में अलग इसका इस्तेमाल है, तो इसी तरह केमिस्ट्री है, इसी तरह फ़िज़िक्स है, इसी तरह बायो है, हर शोबे के अंदर जो है वो उसकी ब्रांचेज़ होती हैं और उसका इस्तेमाल जो है वो चूँकि मुख्तलिफ़ शोबा जात में होता है, तो इस वजह से उसको मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ में डिवाइड करने का फ़ायदा होता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका गहरा इल्म हासिल कर लेते हैं और आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2, रिएक्शंस, एक इसमें जो सवाल पूछा गया है कि जो रिएक्शन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन शामिल हैं, तो वो उन रिएक्शन को क्या कहते हैं, और जो उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उनको क्या कहते हैं। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि reactions occurring outside the nucleus are studied in organic and और inorganic chemistry। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस जो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के, जो शेल के बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में मिलकर एटमों के जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शंस पढ़े जाते हैं। उसके बाद जो इनसाइड है, न्यूक्लियस के अंदर वाली साइड पे जो प्रोसेस हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं, तो अंदर वाले जो हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, और ये केमिस्ट्री कौन सी है जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस किस्म के मसाइल हल किए जाते हैं, तो वही ये हमने उसमें टॉपिक में भी पढ़ा था। पहला सवाल क्या था, आइडेंटिफाई, क्या है हमारे जो सैंपल, जो भी हम चीज़ जिसको टेस्ट कर रहे हैं, सो आइडेंटिफाई है, एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट। दूसरा क्या है कि उसकी परसेंटेज क्या है, क्वांटिटी क्या है। पहला सवाल क्या है कि वो क्या है, दूसरा है कितनी है। और एक कंपाउंड इन ए सैंपल, एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है सैंपल के अंदर। सैंपल क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ है, मसलन हम उसे चेक करना चाहते हैं, वो सैंपल कहलाएगी। वो कोई ग़िज़ा भी हो सकती है, खाने का सैंपल हो सकता है, वो
रेत मट्टी का सैंपल भी हो सकता है, वो ब्लड का सैंपल भी हो सकता है। तो उसके अंदर हम कोई चीज़ को पता लगाएं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके अंदर और कितनी मिकदार में। वी कैन सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो मिक्सचर के अंदर, क्योंकि सैंपल जो होता है वो ज़्यादातर मिक्सचर की फॉर्म में होता है, कंपाउंड भी हो तो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो इनको अलग अलग करने का क्या तरीक़ाकार है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे उनको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करने की टेक्निक्स जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है। कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग करने की जो है वो तो इनऑर्गेनिक का ही टॉपिक है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। मिक्सचर की बात हो रही है कि जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट, मसलन हमारे पास इंक है, तो इंक जो है वो बेशुमार केमिकल से मिलकर बनता है। तो इस इंक को, उसके कलर्स हैं, तो उसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेशुमार टेक्निक्स हैं जिससे आप इंक जो स्याही है हमारी, कोई भी किसी भी रंग की, काले रंग की, नीले रंग की, हरे रंग की इसी तरह से होती है, और इसी तरह सुर्ख रंग की होती है। तो इसके अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं उनको भी आप अलग कर सकते हैं। इसी तरह ब्लड है, ब्लड बेशुमार चीज़ों से मिलकर बना है, तो उसके अज्जा को भी अलग अलग किया जा सकता है। दूध है, दूध के अज्जा को भी अलग अलग किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि ये मसलन किस जानवर का दूध है। जैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इतनी टेक्निक्स आ गई हैं कि अगर किसी ने बेईमानी करके तो उसके अंदर किसी और जानवर का दूध मिक्स कर दिया है जो वो सेल कर रहा है मार्केट में, तो केमिस्ट्री इतनी एडवांस हो गई है कि वो बता सकते हैं कि ये ऊँटनी का दूध है, बकरी का दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, अगर मिक्स किया गया है तो कितनी रेशो में मिक्स किया गया है, ये सारा कुछ बताया जा सकता है। वी कैन फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर, यानी उसमें एटमों की क्या तरतीब है, एलिमेंट किस रेशो में मौजूद हैं और वो किस तरतीब से आपस में एटम जुड़े हुए हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये बड़े बड़े सवालात के जवाब तलाश किए जाते हैं। उसके बाद है बोथ ग्रेफाइट एंड ग्राफीन। अब इसको कंपेयर किया गया कि उनकी हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। आप पिछले लेक्चर में जाके भी देख लें, अपने चैप्टर में भी देख लें, उनकी स्ट्रक्चर भी दी हुई है। हेक्सागोनल का मतलब है कि हर उसका जो रिंग है उसके अंदर 6 कार्बन के एटम हैं और 6 ही साइड हैं। और ग्राफीन में 6 भी होती हैं, हाँ ग्राफीन में 6 ही हैं। उसमें जो बक्की बॉल थी उसके अंदर पेंटागोनल 5 एटम वाले भी, 5 साइडों वाले भी होते हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम ग्रेफाइट और ग्राफीन की बात कर रहे हैं। तो ग्रेफाइट आपको याद हो अगर डायग्राम में कि उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, और ग्राफीन में एक ही लेयर है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। और ग्रेफाइट में वो जो लेयर्स हैं उनका आपस में वीक बॉन्ड बने होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। ग्रेफाइट हैज़ लेयर्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विद मैनी लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल कार्बन एटम्स। ठीक है, तो इसकी 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का मतलब यानी ऊपर, नीचे और सामने, तीनों डायमेंशंस के अंदर इसकी जो है ये फैली होती है। लेकिन जो ग्राफीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शीट है, सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल एटम उसकी थिकनेस है, उसकी जो चौड़ाई है उसमें सिर्फ एक ही एटम की समझे चादर है वो, जिसमें जो एक ही एटम की मोटाई की बनी हुई है, तो उसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। वाइल ग्राफीन इज़ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 लेयर। ठीक है, तो अगर आपको भूल गई ये बात तो आप उसकी तस्वीर देख लें, इसी तरह गूगल पे जाके भी देख सकते हैं, और हमारा पिछला लेक्चर भी आप देख सकते हैं, तो आपको ग्राफीन और ग्रेफाइट का तस्वीर के मदद से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पॉर्टेंट। इसकी क्या अहमियत है, इसके बेशुमार यूजेस हैं। तो आप ये देखिए, दे आर फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनाया जा सकता है। वैसे आमतौर पे तो गैस होती है, लेकिन अगर इसके ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लगाएं तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में चेंज हो जाता है। आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स इन प्लेस ऑफ कॉस्टली एंड पॉइजनस सॉल्वेंट्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी सॉल्वेंट के तौर पे सुपर क्रिटिकल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत सारे ऐसे जो महंगे और
जहरीले किस्म के सॉल्वेंट जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं उनकी जगह इसको बहुत उनसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट भी हासिल हो जाता है, और जहरीले असरात से भी बचत हो जाती है, और वो सस्ता भी पड़ता है। नंबर 2, दे आर यूज़ फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट। तो ये जो वेस्ट हैं, पॉल्यूशन है, उसको भी कंट्रोल करने में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि वो उसके साथ केमिकली रिएक्शन करके और उसको डिज़ोल्व करके तो वो रिमूव कर देते हैं जगह से। दे आर इको फ्रेंडली। तो ये एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही आपको पता है कि एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अगर वो उसमें खर्च भी हो रही है उस प्रोसेस में, अगर वो लीकेज भी हो रही है उसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पहले से मौजूद है, तो उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही फॉसिल फ्यूल जो दुनिया में जल रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। और नॉन टॉक्सिक है, जहरीली नहीं है, और सेफ़ टू यूज़ है, उसको इस्तेमाल करना भी जो है वो महफूज है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट डज़ मैटर एग्जिस्ट इन द सन। सूरज के अंदर जो मैटर है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। तो इसका आंसर है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफीन। ग्राफीन की क्या अहमियत है, तो इसके यूजेस आप देख लीजिए। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल अबाउट 200 टाइम्स दैट ऑफ स्टील। तो ये स्टील से भी 200 गुना ज़्यादा मजबूत है। इवन दो इट इज़ 1 एटम थिक, हालांकि ये 1 एटम की मोटाई का है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसकी कंडक्टेंस यानी बिजली इसके अंदर से जो पास होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ और आसानी के साथ गुजर जाती है। इट इज़ आइडियल फॉर फास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जिस आजकल जो जैसे सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं और इसी तरह से क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं, तो ये फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इनको चाहिए। और जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी हैं, प्रोसेसर हैं, इसी तरह से कम्युनिकेशन के जो डिवाइसेस हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत है कि ज़्यादा तेज़ी के साथ पैगाम और डाटा को पहुँचाया जाए, तो ये वहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन कूलिंग सिस्टम ड्यू टू इट्स वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कंडक्ट करता है, यानी उसमें से गुजरती है, इसी तरह हीट भी उसके अंदर से बड़ी तेज़ी से गुजर जाती है। और इसीलिए इसको कूलिंग सिस्टम में जो बहुत हाई टेक लेवल पे जहाँ पर आपको ज़रूरत है कूलिंग की और ठंडा रखने की, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल। एक तो इसके अंदर इतनी मजबूती के बावजूद आप देखें कि वो उसके अंदर लचक भी है। ट्रांसपेरेंट यानी बिल्कुल शीशे की तरह है, उसमें से लाइट जो है वो गुज़र जाती है और वो एब्जॉर्ब नहीं करती ज़्यादा। सो इट कैन बी एडेड टू अदर मटीरियल्स टू मेक देम लाइटर एंड स्ट्रोंगर। तो ये दूसरे जो मटीरियल्स हैं, मेटल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, और इसी तरह और बेशुमार मटीरियल्स के साथ इंडस्ट्रीज़ में साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और इनको मिक्स करके, तो एक तो उन चीज़ों का वेट कम हो जाता है क्योंकि ये ख़ुद लाइट वेट है, और दूसरा ये कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है जी, तो ये चंद एक यूजेस मैंने इसके बताए थे। ये आखिरी सवाल है इसका, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू। तो ये इसका आंसर है जी, सॉलिड स्टेट जो है वो दुनिया में, हमारी दुनिया में वो ज़्यादा मिकदार में कंपाउंड्स और एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर है गैसेस, और मेरा ख्याल है कि उसके बाद तीसरे नंबर पे लिक्विड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इनको भी कर लेते हैं। एक ही वीडियो में मैं चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाए, फिर हम नेक्स्ट टाइम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हाउ डज़ ए सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को हम अलहदा ही कर लेते हैं, क्योंकि ये ना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें आप।